Sir is working as a director of vector-borne and communicable diseases and the health director of यूपी गवर्नमेंट. और सर एक नेशनल क्वालिटी असेसर हैं, एनएचआरसी का इम्पैनल्ड भी हैं. सर ने ही हैज प्लान इम्प्लीमेंटेड एंड मैनेज्ड हेल्थ सैनिटेशन डिजीज सर्वेलेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इन कुंभ मेला 2019 एट प्रयागराज, which was globally appreciated. ये तो सबको ही पता है कितने वेल मैनेज था इस बार कुंभ मेला. और इसलिए सर को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी से फेलिसिटेशन भी किया गया है. Department made Guinness Book of World Record for planning a mass sanitation activity, maximum person sweeping at given time on different venue. तो आज हम लोग बहुत लकी है कि सर हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे. और ये टॉपिक भी मुझे लगता है कि दो एनक्वास स्टैंडर्ड में एक पॉइंट है, बट हमारे हॉस्पिटल्स को, पब्लिक हॉस्पिटल्स को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है. बहुत हमने पिछले 1-2 साल में देखा है कितनी बाढ़ आती है या कुछ भी अर्थक्वेक, नेचुरल डिजास्टर्स, फायर डिजास्टर्स बहुत होते हैं. तो इसकी प्रिपरेशन मुझे लगता है कि हमारा एनक्वास ऑब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन इस सेशन का मकसद उससे कहीं ज्यादा आगे है. और आई एम वेरी थैंकफुल पॉलिवल सर ने अपने टाइम निकाला हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए. आई एम ऑल्सो थैंकफुल डॉक्टर सरिता मैडम जो नोडल ऑफिसर है, वो संडे के दिन भी हमारे साथ आज ज्वाइन कर रही हैं फॉर दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन. थैंक यू सो मच सर. ओवर टू यू सर. थैंक यू डॉक्टर भावना. ये मैं शुरुआत यहीं से कर रहा हूँ जो मैं आपने टॉपिक मुझे दिया था, डिसास्टर मैनेजमेंट इन पब्लिक हॉस्पिटल. तो मेरी स्क्रीन सब जगह क्लियर है ना? यस सर. सर स्क्रीन भी क्लियर है, वॉइस भी आ रही है? वॉइस भी क्लियर है. ओके, थैंक यू. तो मैं इस शब्द से बहुत ज़्यादा एग्री नहीं करता हूँ, मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ. एक्चुअली डिसास्टर मैनेजमेंट की जगह डिसास्टर प्रिपेयर्डनेस ज़्यादा एप्रोप्रिएट शब्द होता. तो डिसास्टर प्रिपेयर्डनेस इन द पब्लिक हॉस्पिटल. और एज एन एनक्वास एसेसर ये एनक्वास का चेक पॉइंट तो है ही, और कई जगह मैंने इस चीज़ को पूछा. अधिकांश बल्कि ऑलमोस्ट 100% जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर डिसास्टर प्रिपेयर्डनेस जैसी चीज़ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, और लोगों को अपनी रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पता होता. इवन डिसास्टर के बारे में भी उनके कंसेप्ट्स बहुत क्लियर नहीं होते हैं. आई हैव बीन एन असेसर इन लातूर. व्हेन आई आस्क अबाउट द अर्थक्वेक, तो दे सेड हाँ 1999 में आया था, और बट उनके पास में कोई डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान अभी भी नहीं था. तो इस तरीके की दूसरी जगह भी एक्सपीरियंसेज हुए हैं. कहीं पे अगर मैं किसी फैसिलिटी में होता हूँ और वहाँ पे कोई अच्छा खासा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ होता है, मैं उनसे पूछता हूँ कि आपके डिसास्टर मैनेजमेंट की क्या प्रिपरेशन है और किस तरीके से आप कर रहे हैं. तो लोगों के पास में ज़्यादा कुछ आइडिया होते नहीं है, और उन्हें यह भी नहीं पता होता है कि उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं. ज़्यादातर डिसास्टर मैनेजमेंट के नाम पे हॉस्पिटल में फायर इंसिडेंसेज के बारे में ही चर्चा की जाती है. तो यहाँ पे मेरा जो टोटल आज का डिस्कशन होगा वो 2 पार्ट्स में होगा. एक पार्ट में हम की एसेंशियल्स ऑफ द डिसास्टर प्रिपेयर्डनेस के बारे में चर्चा करेंगे, और दूसरे पार्ट में मैं कुंभ मेले में जो हम लोगों ने किया था उसके बारे में थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा. तो बेसिकली प्रिपेयर्डनेस शब्द इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि इट इज एडवांस प्लानिंग टू एंश्योर द इफेक्टिव रेस्पॉन्स व्हेन अ डिसास्टर सिचुएशन अराइज. तो इट इज बेसिकली प्रिपेयर्डनेस. मैनेजमेंट पार्ट तो तब शुरू होता है जब डिसास्टर हो जाता है. तो आई होप कि आज जब हम डिस्कशन एंड करेंगे, तो चूंकि मुझे बताया गया कि डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंसल्टेंट, हॉस्पिटल क्वालिटी मैनेजर्स इस आज के इस मीटिंग में शामिल हैं, तो मैं समझता हूं कि वो लोग शायद एक इंसाइट डेवलप कर पाएंगे कि उनके हॉस्पिटल में या उनके डिस्ट्रिक्ट में किस तरीके से डिसास्टर प्रिपेयर्डनेस प्लान को तैयार किया जाए. एक ऑफिशियल या टेक्निकल डेफिनेशन डिसास्टर की मैं शुरू में लेना चाहूँगा. तो इट इज अ सीरियस डिसरप्शन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी causing widespread human, material or environmental losses which exceed the ability of affected society to
कोप यूजिंग इट्स ओन रिसोर्सेज। इसमें एक खास चीज ये है कि टू कोप यूजिंग इट्स ओन रिसोर्सेज, मतलब डिसास्टर जो उनके एक यूजुअल रूटीन है और जो एक नॉर्मल लाइफ है, जब वो डिसरप्ट होती है और उनके रिसोर्सेज वहां पे एग्जॉस्ट कर जाते हैं, तो डिसास्टर वहीं से शुरू होता है। जैसे कि दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट साइज, डिफरेंट कंसिस्टेंसी, डिफरेंट नेचर, उसी तरीके से डिसास्टर के भी कई प्रकार हैं और ग्रॉसली इनको 3 तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है: नेचुरल डिसास्टर, मैन मेड डिसास्टर एंड हाइब्रिड डिसास्टर। हाइब्रिड डिसास्टर वो डिसास्टर हैं जो इंटेंशनली आदमी नहीं करता है। मैनमेड डिसास्टर में आपका बॉम्ब ब्लास्ट और ये सारी चीजें आती हैं जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, ये सारा मैनमेड डिसास्टर में आता है। लेकिन अनइंटेंशनली जो डिसास्टर हो जाते हैं, होते वो ह्यूमन एरर्स की वजह से हैं, लेकिन उनका इंटेंशन ये नहीं होता कि वो डिसास्टर कॉज किए जाएं। जैसे भोपाल गैस त्रासदी थी, है ना, लीकिंग ऑफ द गैस फ्रॉम यूनियन कार्बाइड प्लांट, तो दिस वाज द हाइब्रिड डिसास्टर। हॉस्पिटल का रोल क्या है डिसास्टर में या मास कैजुअलिटी इंसिडेंट्स में? हॉस्पिटल्स की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लाइफ्स को सेव करने की, और वहां पर सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है और होती भी है कि 24/7 इमरजेंसी केयर कम्युनिटी को प्रोवाइड हो, और पब्लिक उसको एक वाइटल रिसोर्स के रूप में परसीव करती है कि एट द टाइम ऑफ डिसास्टर वो न सिर्फ हमें डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट देंगे, बल्कि हमारा साइकोलॉजिकल केयर भी करेंगे, हमें एश्योर करेंगे कि हम सुरक्षित हाथों में हैं। Why emergency plans for hospital? Hospital disaster management provides the opportunity to plan, prepare, and when needed, enables a rational response in case of disaster or mass casualty. अब डिसास्टर होता क्या है कि इफ वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, then disaster and mass casualty can cause the great confusion and inefficiency in the hospital. और ये जो इनएफिशिएंसी है, ये पूरी की पूरी प्रोसेस को, हॉस्पिटल की प्रोसेस को डिसरप्ट कर देती है। तो बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर एन इमरजेंसी इज बिफोर इट हैपेंस। ये शुरू हो उससे पहले ही हम उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। बहुत थोड़े लोग होते हैं इस दुनिया में जो एट द टाइम ऑफ डिसास्टर या एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी लॉजिकली और क्लियरली सोच सकें और डिसीजन ले सकें, क्योंकि क्राइसिस जो होती है वो आपके लॉजिक्स और आपकी क्लियर थिंकिंग को भी अफेक्ट करती है। ये पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज जो हमारे यहाँ हमारी कंट्री में हैं, उन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी के स्ट्रक्चर के बारे में है, और बेसिकली ये एक पिरामिड शेप पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज हमारे यहाँ इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं। ऑन द टॉप ऑफ द पिरामिड इज टर्शरी केयर हॉस्पिटल और द यूनिवर्सिटी लेवल टीचिंग मेडिकल टीचिंग हॉस्पिटल्स, एंड देन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल्स यू कैन से, एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एंड द प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो जब डिसास्टर प्रिपेयर्डनेस का प्लान हम लोग बनाते हैं, तो हमें इन सारे लेवल्स को ध्यान में रख के, इनके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी आइडेंटिफाई करके कि ये क्या पार्ट प्ले करेंगे, उस हिसाब से डिसास्टर प्रिपेयर्डनेस का प्लान होना चाहिए। एंड देयर शुड बी अ नेटवर्किंग ऑफ हॉस्पिटल, एंड दिस नेटवर्क शुड बी आइडेंटिफाइड, और इनका आपस में कम्युनिकेशन हो। जिस समय डिसास्टर प्रिपेयर्डनेस प्लान के ऊपर चर्चा हो, तो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव भी उसमें शामिल हों, ताकि उन्हें ये पता हो कि हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं और किस तरीके से प्लान कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक नेटवर्क बताया है कि किस तरीके से पीएससी और सीएससी दे आर कनेक्टेड टू द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, एंड फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल द टर्शरी केयर सेंटर, रेलवे एंड आर्मी हॉस्पिटल, प्राइवेट एंड म्यूनिसिपल हॉस्पिटल्स, ये पूरा जो भी आपके कम्युनिटी में हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, उन सबका एक नेटवर्क वहाँ पर वो तैयार हो, और आपस में इन लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो, और इन्हें ये पता हो
कि कहाँ पर कौन सी फैसिलिटी एग्जिस्ट करती है, कौन सा हॉस्पिटल कितने पेशेंट को लेने के लिए तैयार हो सकता है एट द टाइम ऑफ डिसास्टर। ये सारी की सारी चीजें डिसास्टर प्लानिंग में या डिसास्टर प्रिपेयर्डनेस में शामिल होती हैं। There are certain principles of the hospital disaster plan. The plan should be predictable. Hospital plan में जो चेन ऑफ मैनेजमेंट है वो पूरी की पूरी डिफाइंड हो और प्रिडिक्टेबल हो कि अगर कोई डिसास्टर होगा तो किस तरीके से हमारे यहाँ पे एक्टिविटीज स्टार्ट होंगी, कौन मैनेज करेगा, कौन कमांड लेगा, कौन असिस्ट करेगा, एवरीथिंग शुड बी क्लियर एंड द डिसास्टर प्लान शुड बी सिंपल, क्योंकि जो सिंपल होता है वो एक्शनेबल होता है और उसी की कंप्लायंस बेहतर होती है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिसास्टर प्लान नहीं होना चाहिए और एवरीथिंग शुड बी क्रिस्प एंड क्लियर and it should have the flexibility also, because you never know at the time of disaster what will be the shape of this disaster, what will be the magnitude of disaster, what will be the nature of disaster, and what people or the department in the hospital will be able to perform during that disaster. So you should, once you have prepared plan A, it should be as flexible so that you can convert into plan B, plan C, plan D as required. The plan should be very concise. There should be clear definition of authority. The plan should specify various role, responsibility, and work relationship of administrative and technical groups. The plan should be comprehensive. It should be comprehensive enough to look at the network of various other healthcare facilities along with the formulation of interdepartmental, inter-hospital transfer policy in the event of disaster. So everything should be defined कि हमको इस तरीके का पेशेंट है तो यहाँ भेजना है, ऐसा पेशेंट है तो वहाँ भेजना है, एंड उस फैसिलिटी को भी ये पता हो कि अगर कोई इस तरीके का डिसास्टर होता है तो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या CSC है वहाँ से इस तरीके के केसेस हमारे यहाँ ट्रांसफर होंगे, ताकि जहाँ पे भी डिसास्टर हो, जैसे भी डिसास्टर हो और इमरजेंसी प्लान एक्टिवेट हो तो वो लोग तुरंत अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें, ये एक्सपेक्ट करते हुए कि पेशेंट्स हमारे यहाँ भी आ सकते हैं. इट शुड बी एंटिसिपेटरी. Plan should be made considering the worst case scenario. है ना, एक इंग्लिश प्रोवर्ब भी है कि होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट. तो जो वर्स्ट केस सिनेरियो है उसके हिसाब से प्लान तैयार किया जाए एंड इट शुड बी एडेप्टेबल. द डिसास्टर प्लान इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स व्हिच मे बी फॉलोड विद लिटिल थॉट. इट इज नॉट कंप्लीट इफ देयर इज नो स्पेस ऑफ एडेप्टेबिलिटी. क्योंकि जो बात अभी मैंने पहले भी बताई थी कि शेप, साइज, नेचर ऑफ द डिसास्टर के हिसाब से आपका जो प्लान है वो अडेप्ट कर सके. एंड देन इट शुड बी द पार्ट ऑफ रीजनल हेल्थ प्लान इन डिसास्टर्स. As you all know, there is a National Disaster Management Authority, there is State Disaster Management Authority, and there is District Disaster Management Authority under the chairmanship of District Magistrate. तो जब आप अपना प्लान कर रहे हैं तो उस प्लान को आप डिस्कस करें डिस्ट्रिक्ट डिसास्टर मैनेजमेंट कमेटी में, और वहाँ पे जो इंटर सेक्टोरल रोल्स हैं उन रोल्स को भी डिफाइन करने की जरूरत होती है, वेदर इट इज पुलिस और इट इज सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन और रेवेन्यू डिपार्टमेंट और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन. जितने भी ये डिपार्टमेंट्स हैं, एक्चुअली इट इज द इंटर डिपार्टमेंटल इंटर सेक्टोरियल अप्रोच which counts at the time of disaster. So pre-disaster planning hospital की, formation of hospital disaster management committee, initiation of central command structure, incident command system, preparation of job cards. ये बहुत important चीज है, क्योंकि आपको हॉस्पिटल के हर एम्प्लॉय को ये पता होना चाहिए कि उसका रोल क्या है. और
इस चीज के लिए उसको ट्रेनिंग भी दी जाए और मॉक ड्रिल्स भी आयोजित की जाए. You can say it is a sort of HR cultivation for the disaster. क्योंकि हम लोगों के पास में ट्रेडिशनल नॉलेज नहीं है डिजास्टर मैनेजमेंट की, नाइदर इट इज बीइंग टॉट इन द मेडिकल कॉलेजेस. तो जो डॉक्टर्स हैं उनको भी जो है इसके बारे में बहुत पता नहीं होता है. तो इसलिए इसकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है. और जब आप ट्रेनिंग करें तो इन हाउस रिसोर्सेज के ऊपर केवल डिपेंड ना करें. यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द NDRF, SDRF एंड अदर एजेंसीज, क्योंकि दे पीपल हैव द प्रोफेशनल ट्रेनिंग अबाउट द डिजास्टर मैनेजमेंट. तो वो अपने इनपुट्स आपके टीम के साथ शेयर करेंगे. तो उससे जो है आपको बड़ी मदद मिलेगी. और ये चीज हम लोगों ने किया था कुंभ मेले में और बड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस हमारे पास रहे थे इसके. अच्छा, एक्टिवेशन प्लान क्या होगा डिफरेंट एरिया ऑफ हॉस्पिटल में, क्योंकि एट द टाइम ऑफ डिजास्टर जो आपका हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको आप फिर थोड़े से उसके अंदर मॉडिफाई करते हैं और अलग तरीके से यूज करते हैं. यू मे हैव टू कन्वर्ट द कॉरिडोर इनटू द वार्ड्स. You have to plan where you will receive the disaster mass casualties, और वहाँ पे ट्राइजिंग कहाँ पे होगी, उसके बाद में फर्स्ट एड कहाँ पे होगा. ये सारी की सारी चीजें आपको डिफाइन करनी पड़ेंगी और ये आपको प्रिपेयर्डनेस प्लान का एक हिस्सा होना चाहिए. You must also have a plan to increase the bed capacity in the case of emergencies. और वो उसके लिए आपको कैसे हाउ विल यू इंक्रीज योर बेड कैपेसिटी. आपके पास में अगर कोई इलेक्टिव सर्जरी के केसेज हैं तो आप उनको इमीडिएटली डिस्चार्ज कर सकते हैं. आपके पास में जो नियर डिस्चार्ज ऑलमोस्ट रिकवर्ड पेशेंट हैं जिनको आप 1-2 दिन बाद डिस्चार्ज करने वाले हैं उनको आप डिस्चार्ज कर सकते हैं. आप कुछ जैसा होता है कि देयर आर 4-5 वार्ड्स है ना, अलग अलग वार्ड में जो उनकी बेड ऑक्यूपेंसी है उनको आप एक कॉमन वार्ड में शिफ्ट कर सकते हैं. बाकी के वार्ड्स को आप डिजास्टर के लिए खाली कर सकते हैं. सो एज मच एज यू कैन थिंक, और किस तरीके से क्रिएट करना, यू कैन पुट सम एक्स्ट्रा बेड इन द होल्डिंग एरिया और कॉरिडोर एरिया. तो ये सारी की सारी चीजें आपके डिजास्टर प्लान में शामिल होना चाहिए कि अगर ये कोई भी हम मास कैजुअलिटी इंसिडेंट्स से अगर डील कर रहे हैं तो हम इस तरीके से एक्ट करेंगे. देन वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज आल्सो द प्लानिंग ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन एंड लाइजन. एट द टाइम ऑफ डिजास्टर आपके पास में बहुत सारे, चूंकि पब्लिक के अंदर बहुत जबरदस्त उस समय एप्रीहेंशन होता है और एक डर का माहौल होता है, फियर होता है. तो टू आउट ऑफ दैट फियर पब्लिक रश इन करती है हॉस्पिटल में और तमाम चीजें पूछना शुरू करती है, मीडिया रश इन करती है. तो उसके लिए भी आपको एक प्लान रखना है कि आप एक अलग जगह उसके लिए निर्धारित करते हैं जहाँ पे कि आपका पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जो है या द पर्सन जिसको कि आप ऑथराइज करते हैं कि केवल वही मीडिया को और पब्लिक को ब्रीफिंग देगा, वो भी आपका आइडेंटिफाइड होना चाहिए. और उसको भी इस चीज के लिए ट्रेनिंग होनी चाहिए कि हाउ टू कम्युनिकेट द पब्लिक इन केस ऑफ इन द सीन ऑफ डिजास्टर. क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि पब्लिक के अंदर कितना फियर रहेगा, कितना नहीं रहेगा. उसके वर्ड्स जो है वो बड़े नपे तुले और एश्योरिंग वर्ड्स होने चाहिए, है ना. तो ये सारी चीजें भी आपको प्लान करनी है और प्रैक्टिस करनी है. Then planning of security of hospital in the emergency situation. Yes, of course, because there is public mob, तो सिक्योरिटी बहुत एसेंशियल होती है. एंड उसके बाद में फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, लॉजिस्टिक प्लानिंग. लॉजिस्टिक प्लानिंग में सारा है आपका, टेलीफोन लाइन से लेके जो कम्युनिकेशंस के लिए आपको करनी है, और ट्रांसपोर्टेशन, एम्बुलेंसेज, स्टोर प्लानिंग, पर्सनल प्लानिंग, मेडिकल, नॉन मेडिकल. इन केस अगर आपके पास में पर्सनल कम पड़ते हैं, सपोज ए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इज गेटिंग सम मास कैजुअलिटी, तो द पीपल और द ह्यूमन रिसोर्स फ्रॉम द PSC और CHC नियर बाई, दे कैन बी आस्क्ड टू ज्वाइन द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट. एंड देन फाइनेंशियल प्लानिंग. हॉस्पिटल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी
एक फॉर्म करते हैं, तो उस मैनेजमेंट कमेटी में कौन कौन होना चाहिए? बेसिकली मेडिकल सुपरिटेंडेंट और द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट जो भी है वो ही विल बी द इंसिडेंट कमांडर इन द डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी, और कमांड उसी के पास में होती है ज़्यादातर। बट इन एनी केस आप अगर वो चाहें और आप ये आइडेंटिफाई कर सकें कि कोई दूसरा सीनियर पर्सन जो है वो ज़्यादा एक्टिवली और लॉजिकली सोच सकता है क्राइसिस के टाइम पे, तो आप उसको भी इंसिडेंट कमांडर का रोल दे सकते हैं। मेंबर फ्रॉम द हॉस्पिटल मैनेजमेंट बोर्ड, हेड ऑफ वेरियस क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स, कैजुअलिटी, एनेस्थीसिया, ऑर्थोपेडिक, जनरल सर्जरी, मेडिसिन, ब्लड बैंक, पैथोलॉजी एटसेट्रा। Then nursing in charge and matron, they should be in the hospital disaster management committee, or your finance department or accounts department, store and supply department, public relation and liaison office, hospital security in charge, sanitation department, hospital kitchen and dietary services, and union representative of various cadre in the hospital. They are also important क्योंकि disaster के time पे एक्चुअली उनके पास में वो लीडरशिप की वो होती है कि जिसकी वजह से वो अपने कैडर के लोगों को उसमें मोबिलाइज कर सकते हैं और उत्साहित भी कर सकते हैं। तो देन ये दिस इज ए डायग्राम फॉर द डिस्ट्रिक्ट मेडिकल रेस्पॉन्स इंसिडेंट कमांड, एंड ऑन द टॉप ऑफ इट यू कैन सी द डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम इन द डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट, और जो आपके मेडिकल सुपरिटेंडेंट या जो हॉस्पिटल इंचार्ज हैं उनके साथ में कम्युनिकेट करेंगे और कोऑर्डिनेट करेंगे और उनको असिस्ट करेंगे। और देयर आर 2 पर्सन ओनली फॉर द मेडिकल ब्रीफिंग। द मेडिकल सुपरिटेंडेंट विल ब्रीफ द मीडिया, टीवी, रेडियो एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और द इंसिडेंट कमांडर इन द डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट। तो ये बेसिकली एक डायग्राम है कि किस तरीके से किसके किसके बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, कौन किसको सपोर्ट करेगा, कौन किसको असिस्ट करेगा, है ना। और इसमें जैसे रेलवे हॉस्पिटल है या रीजनल ब्लड बैंक है, इवन प्राइवेट ब्लड बैंक हैं या कारपोरेट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, ये लोग भी एट द टाइम ऑफ डिसास्टर, अगर आपकी डिसास्टर प्रिपेयरनेस प्लानिंग पूरे तरीके से है और आपने इन लोगों के साथ में बैठ के मीटिंग की है, इनको अपने उसमें लिया है, तो एट द टाइम ऑफ डिसास्टर दे आर ऑफ ग्रेट हेल्प। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि कितना हॉस्पिटल है, किसके पास कितना बेड है, ये सारी की सारी चीज़ें हॉस्पिटल प्रिपेयरनेस में शामिल होती हैं। और दिस इज द फ्लो चार्ट ड्यूरिंग मास कैजुअलिटी इंसिडेंट्स एट ए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। पेशेंट जो है वो रिसेप्शन एरिया में आता है, या इमरजेंसी में अगर आप कैजुअलिटी में अगर रिसेप्शन एरिया रखते हैं वहाँ आता है, और वहाँ पे उसकी ट्राइजिंग होती है और रजिस्ट्रेशन होता है। एंड एज यू ऑल नो कि जो डिसास्टर या मास कैजुअलिटी इंसिडेंट्स में जब ट्राइजिंग करते हैं तो बेसिकली 4 क्लासेज होती हैं, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 एंड ब्रॉड डेड। तो जिसमें कोई प्रायोरिटी नहीं होती, ब्रॉड डेड में उनको आपको केवल बॉडीज को सेट असाइड करना होता है, एक जगह रखना होता है। जो इसी ट्राइजिंग को आप प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2 और प्रायोरिटी 3 को आप कलर कोडिंग भी दे देते हैं। द प्रायोरिटी 1 इज रेड 1, प्रायोरिटी 2 इज येलो 1 एंड प्रायोरिटी 3 इज ग्रीन 1। तो बेसिकली इन ये जब प्रायोरिटाइज आप कर लेते हैं तो वहां पे आपका ये कोर्स ऑफ एक्शन शुरू होता है कि अब आपको इनके साथ करना क्या है। इफ योर फैसिलिटी हैज द स्कोप टू ट्रीट देम, जैसे आपके पास में ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं, आपके पास में न्यूरो सर्जन्स हैं, आपके पास में एनेस्थेटिस्ट हैं, यू हैव फंक्शनल ऑपरेशन थिएटर, तो यू कैन फिक्स मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन द मास कैजुअलिटी इंसिडेंट्स। तो अगर आपके पास में फैसिलिटी अवेलेबल है तो फिर आप ऑपरेशन थिएटर और वार्ड में उनको एडमिट करेंगे, ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे, और जो भी उन लोगों के इंजरी है उसको आप फिक्स करेंगे। एंड देन आफ्टरवर्ड विद द कोर्स ऑफ टाइम दे विल बी डिस्चार्ज और दे मे succumb टू द इंजरी, और
अगर आपके पास में उनको फिक्स करने के लिए फैसिलिटी नहीं है, चाहे वो प्रायोरिटी 2 के पेशेंट हो, चाहे प्रायोरिटी 1 के पेशेंट हो, आपको फिर उन पेशेंट्स को ट्रांसफर करना है। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई वन एरिया फॉर दैट, जहाँ पे कि जब आप ट्राइजिंग करें तो उन पेशेंट्स को आप तुरंत पहुंचा दें जिनको कि हायर सेंटर या अदर फैसिलिटीज में ट्रांसफर किया जाना है। और वहाँ पे जो आपका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, जो भी ट्रांसपोर्ट इंचार्ज है, वो वहाँ पे एक्टिव होगा एंड ही विल एक्टिवली ट्रांसफर दिस पेशेंट टू द अदर फैसिलिटी, whether it is a medical college or any big corporate private hospital, whosoever it is, जहाँ कहीं भी उसको भेजना, where they have to send, they will send it. और अगर आपके पास में फैसिलिटी अवेलेबल है तो डेफिनेटली आप उनको एडमिट करेंगे और आप जो भी उनकी इंजरीज हैं उनका ट्रीटमेंट करेंगे, वट एवर इज रिक्वायर्ड, वेदर सर्जरी और नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, तो एवरीथिंग विल बी फिक्स्ड ओवर देयर। जो ग्रीन केसेज हैं उनको बेस्ट तरीका ये होता है कि उनको वहाँ पे जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो वहीं पे उनको ओपीडी ट्रीटमेंट देके और डिस्चार्ज कर दीजिए, ताकि आपके पेशेंट का रश जो है वो हॉस्पिटल के अंदर अननेसेसरी भीड़ या रश ना हो। और ये सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है किसी भी मास कैजुअलिटी इंसिडेंट्स में या डिजास्टर में, वो ट्राइजिंग ही होता है। क्योंकि अगर आप ट्राइजिंग नहीं करते हैं, यूजुअली क्या होता है, इवन पुलिस पीपल आर नॉट ट्रेंड फॉर दिस, और वो नहीं करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो लेस सीरियसली इंजर्ड हैं, माइनर इंजरी वाले केसेज हैं और जिनके अंदर लॉस ऑफ लाइफ या लॉस ऑफ लिम्ब की संभावना है, तो उनके अंदर अगर भेद नहीं करते हैं तो उनकी जो प्रायोरिटीज होती हैं वो क्लियर नहीं होती हैं, और पता चलता है कि सिर्फ इसलिए कि नॉन इंजर्ड पेशेंट तो हॉस्पिटल पहुंच गया, लेस इंजर्ड पेशेंट, और जो सीरियसली इंजर्ड था उसको वो शिफ्ट नहीं कर पाया और उसने वहीं पे अपनी लाइफ लूज कर दी। तो प्रायोरिटाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, द ट्राइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट और द मास कैजुअलिटी इंसिडेंट्स मैनेजमेंट। The key area which we have to identify in a hospital emergency plan are the command center, कहाँ पर आपका जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उसका वो होगा, चैम्बर होगा, और कहाँ से वो बैठ के सारी चीज़ों को कमांड करेगा और कोऑर्डिनेट करेगा। देन देयर विल बी ए कम्युनिकेशन ऑफिस, जहाँ पे कि आपकी लैंडलाइन और जो मोबाइल वगैरह से इनसे डिफरेंट लाइंस हों, जहाँ से कि आप लोगों को क्वेरीज का जवाब भी दे सकें और उनको इसके बारे में बता भी सकें। और इसी कम्युनिकेशन ऑफिस के पास में देयर शुड बी वन डिस्प्ले बोर्ड, जहाँ पे कि आप एज सुन एज द लिस्ट ऑफ द कैजुअलिटी इज प्रिपेयर्ड, जो इंजर्ड लोग हैं या जो डेड हैं उनकी लिस्ट जितनी जल्दी तैयार हो जाए उतनी जल्दी वहाँ पे आपको डिस्प्ले पे भी लगा देना है, ताकि लोग आएँ और उसमें अपने जो नियर एंड डियर वंस हैं उनके बारे में जानकारी उस लिस्ट से प्राप्त कर सकें। देयर शुड बी वन सिक्योरिटी ऑफिस और पुलिस चौकी, देन वन रिसेप्शन एंड ट्राइज एरिया, इट शुड बी आइडेंटिफाइड इन योर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस प्लान। देन देयर शुड बी ए डिकॉन्टामिनेशन एरिया, जहाँ पे कि आप तेजी के साथ में, क्योंकि उस समय जब बहुत ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं तो स्टरलाइजेशन कभी कभी बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है, और जो फर्स्ट एड में जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं उनको आराम से डिकॉन्टामिनेट किया जा सके और दोबारा यूज किया जा सके। देन माइनर ट्रीटमेंट एरिया, एक्यूट केयर एरिया और द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, देन डेफिनेटिव केयर एरिया, डेफिनेटिव केयर एरिया जहाँ पे कि फिर उसको ट्रीटमेंट के बाद में या तो डिस्चार्ज होना है या जो भी उसका रिजल्ट आए, दैट इज ऑपरेशन थिएटर एंड वार्ड। तो वो डिजास्टर के टाइम पे किस तरीके से प्लान करेंगे, कैसे वहाँ पे होगा। अगर ऑपरेशन रूम आपका बड़ा है एंड इफ यू हैव द टीम ऑफ सर्जन्स एंड एनेस्थेटिस्ट, तो आप वहाँ पे 2 टेबल अरेंज कर सकते हैं और 2 सर्जरीज एक साथ चल सकती हैं, बीच में पार्टीशन करके 2 टेबल्स पे काम हो सकता है।
है ना. तो यू कैन इवन इंक्रीज द नंबर ऑफ टेबल इन द ऑपरेशन थिएटर, है ना, एंड यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ बेड इन द वार्ड्स. तो ये एक चीज है. और फिर इंटेंसिव ट्रीटमेंट एरिया या हाई डिपेंडेंसी यूनिट जो है उसको भी आइडेंटिफाई करना है कि अगर हमें कहीं पे वेंटिलेशन की वेंटिलेटर्स की रिक्वायरमेंट है किसी पेशेंट में, तो वहाँ पे शिफ्ट होगा और वहाँ पे उसकी इंटेंसिव मॉनिटरिंग की जाएगी. जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स होते हैं उसमें उन लोगों को वहाँ पे शिफ्ट करना है. मॉर्चरी आइडेंटिफाई होनी चाहिए. मॉर्चरी जो आपकी रूटीन मॉर्चरी होती है या मॉर्ग होता है जहाँ पे आप एक या दो बॉडी, कभी कोई कैजुअलिटी होती है या कोई डेथ होती है तो रखते हैं, that is not sufficient in the case of disaster. So you have to identify a closed space जहाँ पे कि आप बॉडीज को एक साथ रख सकें. Then holding area for the relatives and non-injured. जिस समय डिसास्टर होता है तब बहुत से लोग तो डर के मारे हॉस्पिटल आ जाते हैं, भले उनको कोई चोट लगी हो या ना लगी हो. और बहुत से वो लोग भी आते हैं जिनके नियर एंड डियर वंस जो है वो उस कैजुअलिटी से अफेक्टेड होते हैं. तो उन लोगों को रोकने के लिए, उनको बैठने के लिए भी एक स्पेस आइडेंटिफाइड होना चाहिए. दैट विल बी द होल्डिंग एरिया फॉर द रिलेटिव्स एंड नॉन इंजर्ड. एरिया फॉर होल्डिंग द मीडिया ब्रीफिंग्स. अगेन वो इट मे बी दैट कम्युनिकेशन ऑफिस जो पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं. एंड एरिया फॉर होल्डिंग द पेशेंट्स इन केस ए पार्ट ऑफ हॉस्पिटल इज इवैक्यूएटेड. अब इसमें क्या होता है कि सिंस यू नेवर नो द नंबर ऑफ कैजुअलिटीज, तो आप शुरुआत करते हैं उसमें, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको जो वार्ड से डिस्चार्ज, जो इलेक्टिव केसेज हैं जिनके सीजर कोई ऑपरेशन सर्जरी होनी है, उन केसेज को तो आप डिस्चार्ज कर दीजिए और उनको बोलिए कि हम आपको दोबारा डेट देंगे और उस डेट में आके आप एडमिट होइए अपनी सर्जरी के लिए. लेकिन जो जैसा मैंने बताया कि जो नियर डिस्चार्ज केसेज हैं, जो पहले से भर्ती हैं और काफ़ी रिकवर कर चुके हैं, जिसमें आप प्लान कर रहे हैं कि 1 या 2 दिन बाद हम इसको डिस्चार्ज करेंगे, उन केसेज को भी आप वहाँ से बेड से हटा के एक पर्टिकुलर एरिया में आप उनको होल्ड कर सकते हैं. और अगर आपको लगता है कि बाद में चीज़ें कंफर्टेबल हैं तो आप उनको दोबारा उनके बेड्स पे पहुंचा सकते हैं. अगर नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा आ जाते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो फिर आप उनको वहाँ से डिस्चार्ज भी कर सकते हैं. मीनवाइल उनकी काउंसलिंग भी हो सकती है. एक डॉक्टर कोई भी या आपका स्टाफ जो है उनको काउंसिल भी कर सकता है, उनको डिस्चार्ज पेपर्स भी दे सकता है, डिस्चार्ज समरी दे सकता है और उनको ट्रीटमेंट वगैरह भी दिया जा सकता है. तो दिस विल बी द प्रोसेस फ्लो ड्यूरिंग द डिसास्टर. ये देखिए, अभी एक प्रोसेस फ्लो मैंने पहले आपको एक स्लाइड में बताया था, है ना. ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के ऊपर है और ये जो स्लाइड मैंने दी है ये है डिसास्टर साइट के ऊपर. तो जहाँ पे मार्च कैजुअलिटी इंसिडेंस होता है, यहाँ जहाँ डिसास्टर साइट होती है, तो जैसा मैंने बताया कि ट्राइज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. तो ट्राइजिंग जो होती है वो अगर ऑन साइट हो जाए तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो ट्रांसपोर्टेशन में डिले है सीरियस पेशेंट्स का, उस डिले को आप अवॉइड कर सकते हैं. तो देयर इज नो हरी टू ब्रिंग द डेड बॉडीज टू द हॉस्पिटल. देयर इज नो हरी टू ब्रिंग द प्रायोरिटी 3 पेशेंट टू द हॉस्पिटल. तो जो हमें स्पीड अप करना है ट्रांसफर, वो करना है प्रायोरिटी 1 पेशेंट का, उसके बाद में फिर प्रायोरिटी 2 पेशेंट्स का. तो अगर हम ऑन साइट ट्राइजिंग करते हैं तो हमें वहीं से हम टाइम मैनेजमेंट स्टार्ट कर देते हैं. और जो जिन लोगों को थ्रेट होता है लॉस ऑफ लाइफ का या लॉस ऑफ लिम्ब का, उन लोगों को अगर हम पहले रिकॉग्नाइज करके ट्रांसफर कर देते हैं तो हम वो जो गोल्डन आवर का कंसेप्ट होता है उस कंसेप्ट को हम एक्चुअली इस्तेमाल कर पाते हैं और उनकी जो लिम्स या लाइफ्स हैं वो सेव की जा सकती हैं. एंड दूसरी चीज ये कि जहाँ साइट है वहाँ से आप ट्राइज करके उनको डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज सकते हैं या टर्सरी केयर हॉस्पिटल भेज सकते हैं, एज द केस में भी. और जो
थोड़े कम इंजर्ड हैं उनको आप स्मॉल फैसिलिटी CSC PSC जो बगल में है, जहाँ पे भी एडमिशन की फैसिलिटी है और ट्रीटमेंट की प्राइमरी की फर्स्ट एड की फैसिलिटी है, वहाँ पे आप भेज सकते हैं। तो वहाँ पे वो लोग अपना करके वहाँ से सम ऑफ द पेशेंट्स में बी एडमिटेड इन द CSC और मैनेज ओवर देयर, और बाकी के लोगों को वहाँ पे फर्स्ट एड और ट्रीटमेंट देके वहाँ से डिस्चार्ज किया जा सकता है। अब ट्राइजिंग क्या होता है, इसमें मल्टी लेवल ट्राइजिंग होती है। आपने साइट पर ट्राइज किया, साइट पर ट्राइज करने के बाद में जब वो पास के स्मॉल हॉस्पिटल में पहुंचा, CSC में या कोई और दूसरा छोटा हॉस्पिटल है, तो वहां पे दोबारा से उसमें ट्राइजिंग हो सकती है। और क्योंकि उस समय फिर थोड़ा सा वहां पे माहौल भी अलग होता है, तो वहां पे आप उसको ट्राइज करके अगर वो स्टेबल है तो उसको फर्स्ट एड देकर डिस्चार्ज कर दिया जाए, और उसको कह दिया जाए कि आप अगले दिन OPD में फिर दिखा लेना आके। और जो अनस्टेबल पेशेंट है उसको रेसिसिटेट करना है, स्टेबलाइज करना है, और अगर उसके ट्रीटमेंट की फैसिलिटी प्रेजेंट नहीं है तो फिर उसको हायर सेंटर के लिए या दूसरी फैसिलिटी के लिए रेफर करना है। अगर फैसिलिटी है आपके पास में तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट वहीं पर स्टार्ट कर देना है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में डिसास्टर प्लान के लिए तो फिर भी एक बार लोग सोच लेते हैं, कुछ भी तो बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन CSC पे क्या डिसास्टर प्लान होता है और क्या होना चाहिए? तो क्योंकि मेरा अपना ये मानना है कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो 30 बेडेड होते हैं उनका भी हम लोग उतने इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन हिंदुस्तान में नहीं कर पा रहे हैं जितना कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होना चाहिए। और बेसिकली CSC अपने पूरे स्कोप ऑफ सर्विसेज पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो CSC लेवल पे भी इमरजेंसी प्लान होना चाहिए, और इस इमरजेंसी प्लान में 2 प्लान होते हैं, एक प्लान A होता है, एक प्लान B होता है। प्लान A वो होता है जिसमें कि आप एक मोबाइल यूनिट को आइडेंटिफाई करते हैं कि इन केस ऑफ अ डिसास्टर इन द जोग्राफिकल एरिया विच इज सर्व्ड बाय द CSC, अगर उस एरिया में कोई डिसास्टर होता है तो ये मोबाइल यूनिट वहां पे ऑन साइट जाएगी और वहीं पे ट्राइजिंग करके, और जो फर्स्ट एड है पहले ट्राइज करेगी, जो सीरियस पेशेंट्स हैं या प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2 पेशेंट्स हैं उनको शिफ्ट करेगी वहां से, और जो प्रायोरिटी 3 पेशेंट्स हैं उनको वहीं पे फर्स्ट एड देके और डिस्चार्ज करेगी। तो अननेसेसरी जो CSC के ऊपर भीड़ आती है या दबाव आता है वो नहीं आएगा। दूसरा, इसमें जो CSC का प्लान है वो प्लान B है, उसमें आप CSC के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे और प्रायोरिटी 3 पेशेंट्स को स्टेबलाइज आप वहीं पे ट्रीट करके रेफर कर देंगे, और प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 पेशेंट्स हैं उनको आप स्टेबलाइज करके बिगर हॉस्पिटल्स के लिए ट्रांसफर कर देंगे। प्रायोरिटी 2 के जो पेशेंट्स हैं उनमें से कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो CSC लेवल पे ही जिनको आप डेफिनेटिव ट्रीटमेंट दे सकें और उनको आप CSC पर रोक भी सकते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की जो अननेसेसरी भीड़ है वो होने से बच जाएगी। ये इस स्लाइड में मैंने कुछ थोड़े से जो हमारा हॉस्पिटल का कैडर होता है उसको किस तरीके से जॉब आवंटित करने चाहिए या उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज आवंटित करनी चाहिए उसके बारे में बताने का प्रयास किया है। जैसे मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स हैं, दे विल बी द इंसिडेंट कमांडर और द चीफ ऑफ प्लानिंग, एंड दे हैव टू सर्व द पर्पज दिस फंक्शन ऑफ PRO आल्सो, क्योंकि ही इज द राइट पर्सन जो प्रेस को, मीडिया को और पब्लिक को जो है वो ब्रीफ कर सके इंसिडेंट्स के बारे में। Then the senior most doctor should be the chief of operations. The doctors and specialists वो ट्राइजिंग और फर्स्ट एड के लिए काम करेंगे। नर्सेज जो है दे विल वर्क फॉर द वार्ड मैनेजमेंट, और इमरजेंसी डिपार्टमेंट में अगर कोई नर्स है या पैरामेडिकल स्टाफ है तो दे विल आल्सो हेल्प इन ट्राइजिंग एंड द फर्स्ट एड। ऑपरेशन थिएटर स्टाफ जो है अपने ऑपरेशन थिएटर को तैयार करेगा और वहाँ पे जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होंगे वो उसमें काम करेगा। फार्मासिस्ट जो है वो अपना स्टोर मैनेजमेंट देखेगा, और क्योंकि उस समय बहुत से जो वर्क स्टेशन हैं उनके ऊपर ड्रग्स शॉर्ट पड़ जाते हैं तो इमीडिएटली उनको ड्रग सप्लाई करना है, ये सारे काम
आपका फार्मासिस्ट करेगा। हॉस्पिटल अटेंडेंट्स जो हैं वो सारे वर्क एरिया में अपने अपने वहाँ के जॉब के हिसाब से वहाँ पे असिस्टेंस देंगे, एंड सैनिटरी अटेंडेंट्स विल लुक फॉर द सैनिटेशन एंड क्लीनिंग. Sorry, there is a typo error in the slide. And then paramedics and driver. जो पैरामेडिक्स और ड्राइवर्स हैं उनको दे कैन बी गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेशेंट ट्रांसपोर्ट. तो एक पैरामेडिक को उसका इंचार्ज बनाया जा सकता है और वो जो है एम्बुलेंस का मूवमेंट और पेशेंट कौन सा पेशेंट ट्रांसफर होना है, कहाँ ट्रांसफर होना है, तो उसको सही जगह पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस को इंस्ट्रक्ट करना ड्राइवर को, और ये सारे काम जो है वो हैंडल कर सकता है. तो ये these are a few examples. You can identify more cadre and more jobs when you prepare your hospital management, disaster management plan. ऑन साइट मैनेजमेंट में बार बार इस स्लाइड को रिपीट कर रहा हूं और फिर इस चीज को एम्फसाइज करना चाहता हूं कि जो आपका डिसास्टर मैनेजमेंट है वो साइट पे स्टार्ट होता है, जहां पे भी साइट है. सपोज इफ यू हैव अ ट्रेन एक्सीडेंट, तो एट द ट्रेन एक्सीडेंट साइट, इफ यू हैव द स्टैम्पीड साइट, इफ यू हैव द बॉम्ब ब्लास्ट, तो उसी साइट के ऊपर आपकी ट्राइजिंग स्टार्ट हो जाती है. वहीं पे पेशेंट को ट्राइज किया जाएगा, और जो प्रायोरिटी 3 पेशेंट हैं जो अपने इंजरीज के साथ में चल फिर सकते हैं, घूम सकते हैं, उनको वहीं पे फर्स्ट एड और ट्रीटमेंट दिया जाएगा. लेकिन आफ्टर मैनेजिंग द प्रायोरिटी 1 एंड प्रायोरिटी 2 पेशेंट, तो सबसे पहला काम ट्राइजिंग के बाद में जो प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 पेशेंट्स हैं उनको अगर ज़रूरत है स्टेबलाइजेशन की, या उनको अगर रेस्पिरेटरी रेसुसिटेशन या कुछ दूसरी चीज़ें चाहिए, एयरवे मैनेजमेंट चाहिए, तो ट्राई टू डू इट देयर ओनली इफ पॉसिबल. और उसके बाद में एक सिंपल एयरवे डाल देने से ही बहुत से लोगों की जान बच जाती है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट. तो उसके बाद में फिर उनको फैसिलिटी के लिए ट्रांसपोर्ट कर देना है, जहाँ कहीं भी उनका ट्रीटमेंट हो सकता है. एंड फॉर डेड पर्सन्स साइट पे ही आप एक कॉर्डन ऑफ कर दीजिए एक एरिया, और वहाँ पे टेम्परेरी मॉर्ग उसको बना के वहीं पे डेड बॉडीज रख दीजिए, क्योंकि जब प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2 पेशेंट्स चले जाएंगे, इवैक्यूएट हो जाएंगे साइट से, उसके बाद में प्रायोरिटी 3 पेशेंट जो है वो भी साइट से इवैक्यूएट हो जाएंगे, तब फिर इसका नंबर आएगा कि इनको कहाँ पहुँचाया जाए. जो भी परमानेंट मॉर्ग डिसाइड होता है वहाँ पे उसको पहुँचाया जाएगा. अब एक क्वेश्चन ये आता है कि हमें कैसे पता चले कि डिसास्टर हो गया है, या हमें अब हॉस्पिटल का जो इमरजेंसी प्लान है या जो हमारा डिसास्टर प्रिपेयरनेस प्लान है उसको हमें कब एक्टिवेट करना है. बेसिकली जो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं हमारी कंट्री में, वो 100 से 200 बेड्स के अराउंड होते हैं. और इन केस अगर दे आर नॉट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, दे आर सब डिविजनल हॉस्पिटल और एनी अदर हॉस्पिटल, बट दे आर if it is 100 bedded hospital, it is supposed that it has the status of a district hospital. और वहाँ पे 24/7 इमरजेंसी भी चलती है, और यूजुअली एट ए टाइम 5-6 केसेज इस तरीके से ही आते हैं. मोस्टली इससे ज़्यादा केसेज नहीं आते. और उनके पास में ये कैपेसिटी होती है कि वो 6 से 10 केसेज को बगैर किसी डिसरप्शन के, बगैर उनकी सर्विसेज को आप कह दीजिए कि डीअरेंज होते हुए, और वो उनको जो है डील कर सकते हैं अपने इमरजेंसी डिपार्टमेंट में. लेकिन यही नंबर अगर अचानक से बढ़ जाए और पता चला 25-30 इंजर्ड एक साथ आ गए हैं किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की इमरजेंसी में, देन यू हैव टू एक्टिवेट और डिक्लेयर द हॉस्पिटल इमरजेंसी प्लान. और उस समय आपके दूसरे डिपार्टमेंट में जो कैडर काम कर रहा है, दूसरे वर्क स्टेशन पे जो कैडर काम कर रहा है, वो डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान के हिसाब से मोबिलाइज होगा और वो वहाँ पे जाके मैनेज करेगा. तो जब आप अपनी नॉर्मल कैपेसिटी से 3 गुना ज़्यादा इंजर्ड आपके पास में आ जाएं, जो नॉर्मल आपकी इमरजेंसी की कैपेसिटी, अब एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल है जो उसका इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, वहाँ पे तो 15-20 पेशेंट भी नॉर्मल है.
है ना, आते रहते हैं और लोग उसको मैनेज करते रहते हैं। तो जो रूटीन में आप जितने क्राउड को मैनेज कर रहे हैं, इंजर्ड की आप नंबर ऑफ इंजर्ड्स को मैनेज कर रहे हैं, अगर उससे 3 गुना ज्यादा लोग आ जाते हैं तो देन इट विल बी ए मास कैजुअलिटी इंसिडेंट्स एंड यू हैव टू एक्टिवेट योर हॉस्पिटल इमरजेंसी प्लान। अब यहीं से जैसे ही आप एक्टिवेट करते हैं हॉस्पिटल इमरजेंसी प्लान को, वहीं से आपका कम्युनिकेशन मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाता है। यू हैव टू डिक्लेयर द हॉस्पिटल इमरजेंसी एंड यू हैव टू एक्टिवेट द प्लान एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द मीडिया ब्रीफिंग एज क्विकली एज पॉसिबल। जहाँ पे ट्राइजिंग हो रही है वहाँ पे कोई आदमी हो जो लोगों को आइडेंटिफाई करे, उनकी लाइन लिस्टिंग करे और वो लाइन लिस्टिंग आपके पास में पहुंचाने की व्यवस्था हो, वो पहुंचती रहे और वहां से आपकी मीडिया ब्रीफिंग और वो सारी चीजें हो जाएंगी। उसी समय जो पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कम्युनिकेशन, जो मैंने आपसे कहा कि जिसके पास में लैंडलाइन टेलीफोन हो और साथ में आपके मोबाइल भी हो, उसको जो है उन नंबर्स को आपको डिस्प्ले करना है और उसके ऊपर जो है वो एक कॉल सेंटर डेवलप कर देना है। वहाँ पे 1-2 लोग बैठे जिनके पास में सारी इंफॉर्मेशन इमरजेंसी डिपार्टमेंट से या जो ट्राइजिंग एरिया है, रिसेप्शन एरिया है, वहाँ से पहुँचती रहे और वो लोगों को उनकी कॉल का जवाब देते रहें और उनको बताते रहें। आपने देखा होगा जब कभी रेलवे एक्सीडेंट वगैरह होता है तो हेल्पलाइन डिक्लेयर होती है और उस हेल्पलाइन पे लोग पूछते हैं अपने नियर एंड डियर वंस के बारे में या जो भी नोन होते हैं, स्टेटस लेते हैं वहाँ से उनका। तो ये स्टार्ट करना होता है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कॉल सेंटर एंड डिस्प्ले ऑफ अफेक्टेड इंडिविजुअल लाइन लिस्ट एंड देन कम्युनिकेशन टू द स्टेट अथॉरिटीज। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके यहाँ पे डिजास्टर हो गया है तो आपको तुरंत स्टेट हेडक्वार्टर पे भी इन्फॉर्म करना है सो दैट योर स्टेट लेवल ऑफिसर्स शुड नो कि इस तालुका में या इस ब्लॉक में या इस डिस्ट्रिक्ट में ये मिशअप हुआ है और वहाँ पे ये सिचुएशन है। क्योंकि ऐसा होता है कि आपके यहाँ पे डिजास्टर हो रहा है तो 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये है कि स्टेट लेवल पे मीडिया जाती है और उनसे ब्रीफिंग लेना चाहती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि इन केस यू नीड द असिस्टेंस फ्रॉम द स्टेट हेडक्वार्टर, तो अगर आप उनको सही मैग्नीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट्स के बारे में बता पाएंगे और उन्हें अपनी जो भी आपकी सिचुएशन है उसके बारे में बता पाएंगे तो आपको टाइमली वहाँ से स्टेट से हेल्प और असिस्टेंस भी मिल जाएगी। एक ये होता है कि डीएक्टिवेशन ऑफ इमरजेंसी प्लान। अब ये डीएक्टिवेशन ऑफ इमरजेंसी प्लान कब होना है, मतलब व्हेन यू हैव टू डिक्लेयर दैट द इमरजेंसी इज ओवर। जब आपके सारे इंजर्ड ट्राइड हो जाएं, आपके जिनका जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होना है वो उस जगह पे पहुंच जाए, उनका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए और जो आपकी डेड बॉडी है वो मॉर्चरी में पहुंच जाए और वो सारा एरिया जब क्लीन हो जाए देन यू विल डीएक्टिवेट योर इमरजेंसी प्लान। और फिर उसके बाद में फिर एक पोस्ट डिजास्टर ब्रीफिंग होती है जिसमें आप एक्सटर्नल एजेंसी जो हैं उनको आप ब्रीफ करते हैं कि भाई ये हुआ, टोटल इतने इंजर्ड आए, इसमें इतने डेड थे, इतने लोग सीरियस थे, इतने लोगों को माइनर चोट्स थी जिनको कि हमने प्राइमरी एड और उसके बाद में उनको डिस्चार्ज कर दिया। ये सारा आपको ब्रीफिंग करना है एंड देन द डे आफ्टर और वट एवर डेट यू डिसाइड, वो जल्दी ही करनी होती है, अगले दिन या 2-3 दिन बाद जब भी आप लोग समय निकाल पाए तो आपकी जो डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी है वो दोबारा से एक मीटिंग करे और रिट्रोस्पेक्टिव जो भी इंसिडेंस हुआ है उस इंसिडेंस के ऊपर डिस्कशन करे। डिस्कशन करने के बाद में उसका पूरा जो इंसिडेंस हुआ है उसका एक प्रोसेस मैप तैयार हो कि किस तरीके से लोग आए, किसने रिसीव किया, किसने ट्राइजिंग की, किसने फर्स्ट एड किया, किसने शिफ्ट कराया। वो पूरे की पूरे प्रोसेस मैप को दोबारा से डिस्कस करना है अपने डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी में और उसकी गैप एनालिसिस करनी है। अगर आपको लगता है कि कहीं पे नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी चल रही थी तो उसको हटाना है। अगर आपको लगता है कि कहीं पे इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत है तो उसके लिए एक्शन प्लान तैयार करना है, जो हम लोग क्वालिटी में सीखते हैं ना, PDCA एंड ऑल दैट, है ना। और अगर कहीं पे कोई मेजर गैप था या कोई इस तरीके की प्रॉब्लम समझ में आई जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी
तो उसकी आरसीए भी करनी है कि व्हाई दैट गैप हैज अकर्ड, है ना, रूट कॉज एनालिसिस करनी है, और फिर उसके बाद में अपने प्लान के अंदर मॉडिफिकेशन करना है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि इट शुड बी फ्लेक्सिबल, इट शुड बी एडेप्टिव। जो हॉस्पिटल डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान है वो ऐसा नहीं है कि आपने एक पत्थर की लकीर पे संविधान लिख दिया और अब वो बदला नहीं जा सकता। तो हर बार जब भी कभी डिसास्टर होगा, देयर शुड बी ए पोस्ट डिसास्टर मीटिंग ऑफ द डिसास्टर मैनेजमेंट कमेटी, एंड दे शुड स्टडी द प्रोसेस ऑफ द प्रीवियस डिसास्टर व्हिच हैज हैपेंड, और उसके अंदर गैप एनालिसिस करें और देखें कि हम इसको और इम्प्रूवमेंट, अगले डिसास्टर की प्रिपेयर्डनेस के लिए हम इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाके जो है वो आपका डिसास्टर प्रिपेयर्डनेस का क्लोजर होता है। नाउ देन वी विल टॉक अबाउट द इंटरनल डिसास्टर इन द हॉस्पिटल। एज यू नो, आई थिंक यू मस्ट एग्री कि इंटरनल डिसास्टर होते हैं, और अभी आपने सुने भी होंगे, आपका कोविड हॉस्पिटल में आग लग गई थी गुजरात में। तो इस तरीके की चीजें जो है वो होती रहती हैं। तो इंटरनल डिसास्टर्स, they are the event that occur within the wall of hospital itself. It includes fire, electrical hazards, short circuits, bomb threat, even computer failure. I have been to for an assessment in the Delhi hospital. I do not remember the name of that hospital. और वहां पे जब मैं गया तो उनके पास में डिसास्टर ये था कि 2 दिन पहले 3 दिन पहले उनका पूरा जो ऑनलाइन सिस्टम था वो फेल हो गया। तो उनके सारे हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स वगैरह सारे ऑनलाइन थे। दे वर नॉट एबल टू रिट्रीव द रिकॉर्ड्स, they were not able to retrieve the reports of the patient. तो ये एक हैवॉक वाली सिचुएशन थी। तो इवन कंप्यूटर फेलियर इज अ डिसास्टर, अर्थक्वेक, फ्लड इनसाइड द हॉस्पिटल, एनी यूटिलिटी फेलियर। यू नो द यूटिलिटी फेलियर, पता चला कि आपकी ऑक्सीजन गैस खत्म हो गई, पेशेंट्स आपके पास में वेंटिलेटर पे हैं, सब कुछ है, नाउ इट इज अ डिसास्टर, क्योंकि आपके पास में कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बन पा रही है और इट इज द क्वेश्चन ऑफ द लाइफ ऑफ द पेशेंट। तो यूटिलिटी फेलियर इटसेल्फ इज अ डिसास्टर। तो हॉस्पिटल में कई तरीके के डिसास्टर होते रहते हैं, और मेरे ख्याल से जो लोग क्वालिटी में काम कर रहे हैं उन्होंने कुछ कोड्स के बारे में भी पढ़ा होगा। देयर आर सर्टेन कोड्स जो अनाउंस किए जाते हैं, और वो कई तरीके के, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि डिसास्टर जो है कई शेप में, कई साइज में और कई नेचर का होता है। तो ये किसी भी तरीके से आ सकता है, और आप हमेशा इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट ऑलवेज प्रेडिक्ट द डिसास्टर। तो अभी आप देख लीजिए, हैज एनीबॉडी प्रेडिक्टेड फॉर द कोविड? इट इज अ ग्लोबल डिसास्टर। तो प्रिडिक्शन इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, प्रिवेंशन इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, बट द प्रिपेयर्डनेस इज ऑलवेज पॉसिबल। और प्रिपेयर्डनेस से आप डिसास्टर होने से नहीं रोक सकते, लेकिन डिसास्टर से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं, जिसको पॉपुलरली कहते हैं डिसास्टर मिटिगेशन। तो आप नुकसान को कम कर सकते हैं। मैं हॉस्पिटल के अंदर जो कोड्स आप लोग यूज करते हैं, मैं समझता हूं कि सारे लोगों को पता होगा। मैं एक बार फिर से क्विक रिवीजन देता हूं उसका। कोड रेड इज फॉर द फायर, कोड ब्लू इज फॉर द एडल्ट मेडिकल इमरजेंसी, कार्डियक अरेस्ट और एनीथिंग, कोड व्हाइट इज द पीडियाट्रिक मेडिकल इमरजेंसी, कोड पिंक इज द इन्फेंट एब्डक्शन, अपहरण जो छोटे बच्चे का, इन्फेंट का हो जाता है, एंड code purple is the child abduction, code yellow is the explosion, bomb blast, code gray is the combat attack. combat attack means आपको होस्टेज बना लिया, बाहर से लोग आए, आतंकवादी आए और हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स को होस्टेज कर लिया या स्टाफ को होस्टेज कर लिया। कोड सिल्वर, पर्सन विद वेपन, है ना, एंड कोड ऑरेंज, हैजार्डियस स्पिल या रिलीज, गैस रिलीज हो गई, है ना।
आपका ये सारे कोड हैं जो हॉस्पिटल में कम्युनिटी में लोग बोलते हैं, है ना, और यू कैन हैव मोर डिटेल अबाउट दिस इन द वेरियस लिटरेचर्स। तो इंटरनल डिसास्टर के टाइम पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होता है रेजिंग ऑफ द डिसास्टर अलार्म। कोड रेड को रेज करना है या कोड येलो को रेज करना है ना। तो रेजिंग ऑफ द डिसास्टर अलार्म एंड देन information should be passed through phone to the disaster management commanding center or the incident commander by any staff जो भी वहां पर डिसास्टर को सबसे पहले नोटिस किया है, उसको सुपरिंटेंडेंट या जो इंसिडेंट कमांडर है आपका उसके पास में मैसेज पहुंचाना चाहिए। एंड देन टर्न ऑफ द लिफ्ट, सेकंड स्टेप, नर्सिंग पर्सनल शुड evacuate the patient or the personnel from the source, open the fire exit and direct the patient to use it. Shift the bedridden patient to the nearby safe zone. The sequence of evacuation should be patient in immediate danger, they should be evacuated first. इसमें भी prioritization होता है. Then ambulatory patient, then semi-ambulatory patient, and then non-ambulatory patients. Step 4. In case of fire, depending upon the nature, extinguisher should be applied by the staff available there. Hospital security team should control the crowd throughout the evacuation process. And police and fire department should be informed by the security officer. Step 5 is the hospital management is responsible for passing the message to press and media. Once all the patients have been evacuated, all the staff should leave the source and further work should be handed over to the fire and police department. And when all this thing has happened, then the code green will be announced that everything is now back to normal. अब डिसास्टर प्रिपेयर्डनेस प्लान का सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है, दैट इज ट्रेनिंग ऑफ द हॉस्पिटल स्टाफ। अमूमन जब जाते हैं हम असेसमेंट में और पूछते हैं कि आपका रोल क्या है डिसास्टर में, तो स्टाफ कभी बहुत अच्छे से जवाब मुझे मिला नहीं किसी भी फैसिलिटी से। तो ये एक वीक पॉइंट है। बात चेक पॉइंट की नहीं है कि आपको 2 नंबर मिलते हैं ना नहीं मिलते हैं, उससे कोई आपका सर्टिफिकेशन नहीं रोकता। लेकिन इतनी बात जरूर है कि अगर हम अपने कंट्री को ये चाहते हैं कि वो एक डेवलप्ड कंट्री बने, तो हमें डेवलप्ड कंट्री की तरह से रेस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करना भी शुरू करना पड़ेगा। एंड द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग आवर कंट्री लाइज ऑन अस, नॉट ऑन द गवर्नमेंट। एवरीबडी ऑफ अस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो एक्चुअली जब डिसास्टर की केवल बात करें तो डिसास्टर इज ए वेरी बिग टॉपिक, है ना। और एक डिसास्टर मैनेजमेंट साइकिल के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। उसके अंदर डिसास्टर प्रिवेंशन भी आता है ना, अर्ली वार्निंग भी आती है, उसके अंदर डिसास्टर मिटिगेशन भी आता है, और उसके अंदर डिसास्टर के लिए ट्रेनिंग भी आती है, प्रिपेयर्डनेस भी आती है, विच इज वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर। एंड देन देयर कम्स द डिसास्टर रेजिलियंस, कि कितनी जल्दी सोसाइटी डिसास्टर से उबर के दोबारा से नॉर्मलसी के ऊपर आ जाती है। तो ये सारी की सारी चीजें डिसास्टर मैनेजमेंट साइकिल में होती है। सो वी आर जस्ट डिस्कसिंग ए पार्ट ऑफ इट विच इज रिलेटेड टू द हॉस्पिटल। स्पेसिफिक रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूरिंग द इमरजेंसी शुड बी क्लियर टू एवरीवन इन द हॉस्पिटल। जो भी हॉस्पिटल केयर वर्कर है, हेल्थ केयर वर्कर है, उनको सबको पता होना चाहिए। इंफॉर्मेशन एंड स्किल्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ड्यूटीज ड्यूरिंग द इमरजेंसी, इसके ऊपर ट्रेनिंग होनी चाहिए उनके स्किल। क्योंकि इसमें देखिए एक चीज होता है ना कि एक्सपीरियंस डज नॉट काउंट ओवर हियर। आपकी कॉम्पिटेंसी क्या है ये काउंट करती है, और कॉम्पिटेंसी हमेशा डिपेंड करती है ट्रेनिंग के ऊपर। आपने स्किल्स को कितना लर्न किया है, कितना प्रैक्टिस किया है, उसके ऊपर आपकी कॉम्पिटेंसी डिपेंड करती है। You can find a staff nurse in the hospital with 10 to 15 year experience and knowing nothing about the emergency management. And it happens everywhere across the nation. तो स्टाफ में वो लोग भी हैं जिनके पास में बहुत पुराना
अनुभव है, बहुत दिनों से वो नौकरी कर रहे हैं, बहुत दिनों से वो जॉब कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीनियर हैं या वो एक्सपीरियंस्ड हैं तो उनकी कॉम्पिटेंसी एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी जो नए हैं उनसे ज्यादा होगी। कॉम्पिटेंसी ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द स्किल्स एक्वायर्ड एंड द प्रैक्टिसेस डन। एक बैकअप कम्युनिकेशन सिस्टम भी होना चाहिए। अभी जब मैं अपना कुंभ मेले के एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा तो इसके बारे में भी बात करूंगा। ड्यूरिंग द डिसास्टर एंड इमरजेंसी, तो डिसास्टर और इमरजेंसी में पता चला आपके यहाँ पे लैंडलाइन का सिस्टम है, लेकिन अर्थक्वेक आया और जो लैंडलाइन कम्युनिकेशन है वो डिसरप्ट हो गया, मोबाइल टावर भी डिसरप्ट हो गए। तो देयर शुड बी ए बैकअप कम्युनिकेशन सिस्टम, even that may go up to the message runner, जो दौड़ के जाके मैसेज पहुंचा है ना, तो वो भी प्लान का हिस्सा होते हैं। हाउ सप्लाईज एंड इक्विपमेंट्स आर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग डिसास्टर एंड इमरजेंसी, इसके ऊपर भी एक ट्रेनिंग सेशन होना चाहिए। एंड देन कम्स द डिसास्टर ड्रिल। जो मैं स्किल्स की बात कर रहा हूँ और कॉम्पिटेंसी की बात कर रहा हूँ वो केवल ड्रिल्स के द्वारा आ सकती है। तो ड्रिल्स में आप जिसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसके हिसाब से उसकी कॉम्पिटेंसी के लिए ट्रेनिंग अरेंज करिए और बार बार उस चीज को प्रैक्टिस कराइए। उसके बाद में ये जो आपका है ड्रिल्स जो है 2-3 तरीके की होती हैं। जैसे ये अभी जो मैं स्लाइड दिखा रहा हूँ ये टेबल टॉप डिस्क है, ड्रिल है, जिसके अंदर आप एक इनफॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं। एक मैनिक्विन है जिसके ऊपर वो बता रहे हैं कि इस तरीके से करना चाहिए और ये आपकी जिम्मेदारी है, ये सारा वो होगा। सारे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फंक्शन और प्लान के बारे में बताया जा रहा है। एंड देन देयर इज ए मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल क्या होता है कि आप एक वर्चुअल सीन क्रिएट करते हैं जिस डिसास्टर के बारे में आपको ड्रिल करनी है, और उसके बाद में फिर वहां पे आप वर्क करते हैं। एंड मॉक ड्रिल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मॉक ड्रिल में ही आप अपने आप को टेस्ट कर पाते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि एवरी मॉक ड्रिल शुड बी वीडियो रिकॉर्डेड, ताकि आप जब ड्रिल कंडक्ट कर लें उसके बाद में रिव्यू करें उस ड्रिल को और ये देखें कि कहाँ पे गैप था। जो बात अभी मैंने उसके लिए कहा था कि आपके यहाँ पे जब भी कोई मास कैजुअलिटी इंसिडेंस हुआ और उसको आपने मैनेज किया, मैनेज करने के बाद में फिर आपकी डिसास्टर मैनेजमेंट कमेटी बैठे और उसकी पूरी की पूरी प्रोसेस को रिव्यू करे और गैप्स आइडेंटिफाई करे और उन गैप्स को कैसे दूर करना है उसके लिए एक्शन प्लान तैयार करे। The same is to done with the mock drill, क्योंकि मॉक ड्रिल जो है वो वर्चुअल डिसास्टर के साथ में आप करते हैं। तो एग्जैक्टली वही चीज पूरी की पूरी वीडियोग्राफी अरेंज करिए। उस वीडियोग्राफी में आप देखिए कि किस आदमी ने को क्या हमने रोल असाइन किया था, वो रोल उसने किया या किसी और ने किया, किस तरीके से हमने इस डिसास्टर को मैनेज किया। उसको पूरे के पूरे वीडियो को 2 बार 3 बार देखने की जरूरत है। एक एक पॉइंट के ऊपर उसको पॉज करके देखिए कि कहाँ पे क्या गलत हुआ और क्या बहुत सही हुआ। जो सही हुआ उसको अप्रिशिएट करिए और जो गलत हुआ या जहाँ पे गैप था उस गैप को दूर करने के लिए एक्शन प्लान तैयार करिए। देन देयर इज इवैक्यूएशन ड्रिल। तो ये 3 ड्रिल्स हैं डिसास्टर की। अब मैं फिर से इसको शुरू करता हूँ। टेबल टॉप ड्रिल, जहाँ पे कि आप स्किल्स के बारे में ट्रेन करते हैं। एंड देन मॉक ड्रिल, जो आपका फील्ड सिचुएशन होती है, फील्ड सिचुएशन के बारे में ट्रेन करते हैं। एंड देन इवैक्यूएशन ड्रिल। सो फ्रॉम हियर now we will go to the actual scenario experience sharing during the कुंभ मेला। कुंभ मेले में जो हम लोगों ने मैनेजमेंट प्लान किया था इसका डिसास्टर का। So as all of you know that Kumbh Mela is the biggest human assembly on this earth, and particularly Kumbh Mela 2019
ये तो अपने आप में एक इतिहास हो गया, क्योंकि लगभग जो है 24 करोड़ लोग इस मेले में इकट्ठे हुए थे। प्लेनेट पे आज तक इससे बड़ी ह्यूमन गैदरिंग कभी नहीं हुई। दिस मेला वाज स्प्रेड इनटू 42 स्क्वायर किलोमीटर, काफी बड़ा विस्तार था इसका, और 15 जनवरी से लेकर 4 मार्च 2019 तक ये मेला चला था। तो मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी थी, बिकॉज आई वाज एडिशनल डायरेक्टर एट दैट टाइम इन प्रयागराज। तो एडिशनल डायरेक्टर ही वहाँ के हेल्थ, सैनिटेशन, डिजास्टर प्रिपेयरनेस, इन सारी चीज़ों का इंचार्ज होता है। तो मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि मैं इन चीज़ों को प्लान करूं और इम्प्लीमेंट करवाऊं। हम लोगों ने सोचा कि क्या पॉसिबल डिजास्टर्स हो सकते हैं। कुछ हमारे पास में पुराने एक्सपीरियंस भी थे। आपको मालूम है कुंभ मेला राजा हर्षवर्धन के ज़माने से चल रहा है, और ऐतिहासिक रूप से इसमें कई दुर्घटनाएं और घटनाएं हुई हैं। कई बार आग लगने से लोगों की मृत्यु हुई है, कई बार वहाँ पे कॉलरा और दूसरी डायरियल डिसीजेज की एपिडेमिक फैली है, और कई बार बड़े बड़े स्टैम्पीड हुए हैं। 1954 में जो कुंभ मेला था उसमें कई टॉप पॉलिटिशियंस इंक्लूडिंग पंडित जवाहरलाल नेहरू, then Prime Minister of India, when he came to Kumbh Mela, so there was a big stampede and around 800 people lost their life. तो जब कुंभ मेले में कोई डिजास्टर होता है तो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा बहुत बड़ा होता है। और 2013 के कुंभ मेले के बारे में भी आपको शायद पता हो, रेलवे स्टेशन पे वहाँ पे एक स्टैम्पीड हुआ था और करीब 36 लोगों ने जो है वो अपना जीवन खोया था, और 350 लोग ऐसे थे जो सीरियसली इंजर्ड हुए थे और हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। और बहुत दर्दनाक कहानियाँ, बड़ी इमोशनल कहानियाँ जो है वो 2013 के कुंभ मेले के बारे में पता चली मुझे कि एक बच्ची थी जिसने 2 घंटे तक एम्बुलेंस के इंतजार के बाद जो है वहीं स्टेशन पर अपना दम तोड़ दिया। सो दिस वाज द फेलियर ऑफ द डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस बेसिकली। और फायर में भी लोग कई बार जो है वहाँ पे लाइफ लोगों की लॉस हुई, ड्राउनिंग से लॉस होता था, है ना। एक्सप्लोजन और रोड ट्रेन एक्सीडेंट और न्यूक्लियर, केमिकल एंड बायोलॉजिकल डिजास्टर, इसके बारे में भी हम लोगों ने प्लान किया, क्योंकि इनपुट्स थे टेररिस्ट एक्टिविटी के 2019 कुंभ मेले के टाइम पे। सो वी वर प्रिपेयर्ड फॉर दैट आल्सो। और जो इनपुट्स थे वो केवल ये नहीं थे कि बॉम्ब वाला जो फायर का होता है वो या एक्सप्लोजन वाली जो एक्टिविटी है केवल वही होंगी। हमें ये भी इनपुट्स मिले थे कि केमिकल टेररिज्म भी इसमें एंटर कर सकता है कुंभ मेले में। तो वी प्रिपेयर्ड ए प्लान फॉर दैट। और इस जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान था कुंभ मेले में, तो कुंभ मेले में हम लोग जो हॉस्पिटल प्लान करते हैं उसमें एक सेंट्रल हॉस्पिटल होता है which is of about 100 bed, and then there are sector hospital, 20 bedded sector hospitals, and then there are first aid post which is like a dispensary, है ना। और ये कई जगह होती हैं मेले के एरिया में, स्कैटर्ड होती हैं जगह जगह स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे। तो ये जो डिस्पेंसरी या फर्स्ट एड पोस्ट थी, इन फर्स्ट एड पोस्ट को ये जॉब असाइन किया गया था, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की गई थी कि दे विल बी द पॉइंट ऑफ ट्राइज एंड प्राइमरी केयर एट द टाइम ऑफ डिजास्टर। एंड द सेंट्रल हॉस्पिटल ऑफ द कुंभ मेला विच इज 100 बेडेड and the district hospital of Prayagraj and medical college of Prayagraj, they were identified as the referral center for the level 2 and level 3 injury. Provisions of blood bank were made at the different government and private blood bank of the Prayagraj. और जो हॉस्पिटल का नेटवर्क था, एक मैंने आपको हॉस्पिटल नेटवर्क वाला स्लाइड दिखाया था, तो जो हॉस्पिटल नेटवर्क था उसके अंदर हमने प्रयागराज का जो रेलवे हॉस्पिटल है वो, प्रयागराज का आर्मी हॉस्पिटल वहाँ के कैंटोनमेंट एरिया में, वहाँ का ESI हॉस्पिटल,
और वहाँ के जो बड़े प्राइवेट नर्सिंग होम्स हैं उन सबको आइडेंटिफाई किया, उनके बेड्स काउंट किए, उन लोगों को सेंसिटाइज किया इस सारी चीज़ों के ऊपर। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस हॉस्पिटल यूज टू कम इन आवर मीटिंग, और हम लोग बैठ के डिस्कस करते थे, और इन सबको हमने नेटवर्क किया। और नेटवर्किंग न केवल हमने प्रयागराज के हॉस्पिटल्स की बल्कि हमने जो नियर बाई सिटीज थे, बड़े शहर थे, जैसे कानपुर, बनारस, वाराणसी एंड लखनऊ, वहाँ के जो मेडिकल कॉलेजेस थे, वहाँ के जो बड़े हॉस्पिटल्स थे, उन लोगों को भी वी सेंट एन अलर्ट एंड वी रिक्वेस्टेड देम टू कीप some beds ready for the mass casualty incidents in the Kumbh Mela. We procured some specialized disaster kits. Say stampede kit tha, so the quantity of stampede kit was 1000, and the burn kit 600 and drowning kits 100. तो ये जो क्वांटिटी थी वो भी जो इंसिडेंट्स के प्रिवलेंस हुए हैं पीछे के मेलों में, उसके हिसाब से हम लोगों ने डिसाइड किया था। और one single kit was able to cater the 10 patients. So 1000 stampede kit means 10,000 injured patient. It was able to cater the 10,000 injured patient. The 600 burn kits means 6,000 burn patients. तो इस तरीके से ये किट्स प्लान की गई थी। एंड इसके अलावा एम्बुलेंसेस थी, हॉस्पिटल्स थे, सेक्टर हॉस्पिटल्स थे, और 200 फोल्डेबल मेडिकल एड पोस्ट, दीज वर प्रोकर्ड। मैं अभी इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा कि वो किस तरीके से काम करते थे। तो ये सारा जो है वो हमारी प्लानिंग का हिस्सा था। हियर इज सम पिक्चर। वी हैड 86 रोड एम्बुलेंसेज, जिसमें से 80 जो है बेसिक लाइफ सपोर्ट थी एंड 6 एडवांस लाइफ सपोर्ट, 4 रिवर एम्बुलेंसेज एंड 1 एयर एम्बुलेंस। एंड इन द पिक्चर शोन हियर ही स्वामी रामभद्राचार्य, जगत गुरु रामभद्राचार्य, द चांसलर ऑफ विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट। और अभी हाल में इनका बड़ा चर्चा हुआ था जब इन्होंने ये राम मंदिर वाला जो मुकदमा था उसके अंदर ही इज ब्लाइंड है ना, और राम मंदिर मुकदमे के अंदर इन्होंने ओरली अपना जो है वहाँ पे प्रेजेंट करके और साक्ष्य जो है वो दिए थे सुप्रीम कोर्ट को। तो ही इज वेरी रिनोन्ड संत, और इनको जो है वो MI का अटैक हुआ था, तो ही वाज शिफ्टेड टू द दिल्ली बाय आवर एयर एम्बुलेंस। And then we constituted the quick medical response team. So what was this quick medical response team? In each quick medical response team, there was one medical officer, one pharmacist or nurse, 2 boiled boy or class 4, और ये 24/7 अवेलेबल थे। जो भी कुंभ मेले में थे वो सारे कुंभ मेले में ही स्टे करते थे, वहीं पे रहते थे। उनके लिए वहाँ पे शेयर्ड एकोमोडेशंस बनाए गए थे। और पूरे कुंभ मेले को 20 सेक्टर में हम लोगों ने 20 सेक्टर्स में डिवाइड किया था, और उसके अंदर 36 सर्किल थे। तो इन ईच सर्किल वी वर हैविंग 3 क्यूएमआरटीज। तो टोटल उसके हिसाब से 98 क्यूएमआरटीज जो है वो बनाई गई थी। इसके अलावा जितनी एम्बुलेंसेस थी उनके ऊपर भी क्यूएमआरटी थी। तो वी हैड अराउंड 180 क्यूएमआरटी, और जहां कहीं भी कोई भी इंसिडेंस हो तो ये तुरंत पहुंचे। और उसका नतीजा ये हुआ कि 1-2 जगह जब फायर ब्रोक किया तो प्रॉपर्टी लॉसेस तो हुए, बट एक भी, आई रिपीट, एक भी लाइफ का नुकसान कुंभ मेले के टाइम पे किसी भी इस तरीके की एक्टिविटी से नहीं हुआ। नॉट ए सिंगल लाइफ वाज लॉस्ट। All medical officers were trained to manage the CBRN. CBRN is chemical, biological, and your nuclear
इंजरीज बाय एनडीआरएफ एंड आर्मी पर्सनल। उन लोगों से हम लोगों ने ट्रेनिंग कराया था, क्योंकि कॉमनली जो है बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर वेपन की जो इंजरीज होती हैं उसके लिए हम मेडिकल ग्रेजुएट्स के पास में कोई इंसाइट नहीं होती है, तो इट इज़ ओनली द आर्मी हॉस्पिटल्स विच डील विद सच टाइप ऑफ द केसेज, या जिनके पास में इस चीज़ की ट्रेनिंग होती है, तो उन लोगों को हमने बुलाया था और उनसे जो है वो ट्रेनिंग कराई थी। इन दिस पिक्चर यू कैन सी ए ब्लू स्ट्रक्चर एंड येलो प्लास्टिक, क्या बोलेंगे इसको, बिछाने के लिए जो चटाई टाइप का, ये एक्चुअली यही है वो फोल्डिंग मेडिकल एड पोस्ट। तो इट वाज विद द एवरी QMRT, और इसका पूरा वजन जो था वो लेस देन 5 kg था, तो पीपुल कैन रश इनटू एनी प्लेस विद दिस। ये फोल्ड होके छोटा सा बन जाएगा और इसको लेके आप कहीं पे भी जाइए, और जहां पे डिसास्टर की साइट है वहीं पे ये मेडिकल पोस्ट क्रिएट कर दी और ट्राइजिंग स्टार्ट हो गई, रेसुसिटेशन एंड स्टेबलाइजेशन स्टार्ट हो गया। दिस इज अ सीन ऑफ अ मॉक ड्रिल एट द टाइम ऑफ मेला। जो मॉक ड्रिल वहां पे कंडक्ट किया गया, ये उसका ट्रू फोटोग्राफ है। तो आई थिंक देयर इज ए टेम्पल, सोमेश्वर महादेव टेम्पल इन द कुंभ मेला एरिया, और वहां पे एक बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था एंड नोबडी वाज नोइंग अबाउट इट, ओनली टॉप लेवल ऑफिसर्स, उनको ये नॉलेज था कि हम वहाँ पे एक वर्चुअल बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे और हम देखते हैं कि हमारी टीम कितनी तैयार है। तो ये वहाँ का फोटोग्राफ है। And then there was a disaster management control cell prepared in the hospital में, this 100-bedded hospital, और ये 24/7 वहाँ पर एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाया गया था मेले में, जिसके साथ में ये लिंकअप था DMCC हमारा, और जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर था उसके अंदर भी हमारा जो मेडिकल टीम थी उसका एक स्टाफ हमेशा मौजूद रहता था कॉल्स रिसीव करने के लिए, और डिसास्टर की नेचर और मैग्नीट्यूड का अंदाजा लगाने के लिए, और ये लगाने के लिए कि ये किस जगह है और हमारी कौन सी टीम वहां पर सबसे जल्दी पहुंच सकती है। पूरे के पूरे मेला एरिया का जो है वो मैप, डिटेल मैप प्लॉट किया गया था, जो इस कंट्रोल DMCC में था, आपके कंट्रोल सेल में। एंड देन वी स्टार्टेड द ट्रेनिंग। और चूंकि एपिडेमिक भी अपने आप में एक डिसास्टर होती है, इसलिए वी मेक द डिसीज सर्विलेंस, फर्स्ट टाइम इट वाज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द कुंभ मेला, इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस सिस्टम। और हम लोगों ने केस डेफिनेशंस दी और उन केस डेफिनेशंस के हिसाब से डाटा कलेक्ट किए, तो वो सारा उसका ट्रेनिंग का एक फोटोग्राफ है। और एक नीचे ट्रेनिंग का फोटोग्राफ है जिसमें कि मेडिकल ऑफिसर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को उनकी रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन सब के बारे में ट्रेनिंग दिया जा रहा है। एंड देन दीज ड्रिल्स, टेबल टॉप ड्रिल्स, एंड देन दिस मॉक ड्रिल। तो किस तरीके से मैनेज किया है, अगेन द सेम पिक्चर हो रही है। एंड ये एक मॉडल फ्लो चार्ट था जिसको कि मीटिंग में डिस्कस किया जाता था कि किस तरीके से जो है रेस्पॉन्स करना है। कि फर्स्ट इन्फॉर्मर के द्वारा अगर इंफॉर्मेशन मिली है कि सेक्टर X के अंदर जो है वो एक फायर इंसिडेंस हुआ है ना, बर्न डिसास्टर हुआ है उसके अंदर, तो जो QMRT है वो रशिन करेगी वहाँ पर सेक्टर X में, और वहीं पे ट्राइज करेगी माइनर बर्न्स, मेजर बर्न्स एंड डेड। और ये जो माइनर बर्न्स, मेजर बर्न और डेड हैं उसके हिसाब से ही फिर इनको मेजर बर्न्स को सेंट्रल हॉस्पिटल में, माइनर बर्न्स को वहीं पे फर्स्ट एड देके जो सेक्टर हॉस्पिटल है नियरेस्ट 20-बेडेड हॉस्पिटल वहाँ पे शिफ्ट करना है, और जो डेड हैं उनको हर्षवेन से मॉर्चुरी में शिफ्ट करना है। तो सेंट्रल हॉस्पिटल में अगर वो फिक्स किया जा सकता है तो ठीक है, नहीं है तो देन वी आल्सो हैड ए प्लान ऑफ प्लान्ड ग्रीन कॉरिडोर,
कि इन केस अगर हमारे पास कोई ऐसी इमरजेंसी आती है तो हमारे पास में आइडेंटिफाइड था कि इस रास्ते से होके एम्बुलेंस भागेंगी और यहाँ पे ग्रीन कॉरिडोर दिया जाएगा। तो जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर था, वहाँ से वो सारा का सारा जो है अलर्ट जनरेट होता था और पुलिस अपने आप हरकत में आ जानी थी और उसको जो है उसको ग्रीन कॉरिडोर दे देना था, वहाँ का पूरा ट्रैफिक रोक दिया जाना था। तो इस तरीके से जो है ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो डिजाइन किया गया था। अब एक चीज और होती है कि चूंकि आप अंदाज लगाइए 24 करोड़ लोग एक महीने के अंदर, और खासतौर से मौनी अमावस्या जो होती है उस दिन 5 करोड़ लोग आए थे कुंभ मेले में। तो जब 5 करोड़ लोग 40 किलोमीटर के एरिया में, बल्कि 40 किलोमीटर में जो पेरिफेरल एरिया होता है वहाँ तो डेंसिटी बहुत कम होती है, जो संगम वहाँ पे बोला जाता है, संगम के ऊपर सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है। और उस समय क्या होता है कि जो आपके मोबाइल नेटवर्क हैं वो पूरे के पूरे कोलैप्स कर जाते हैं। इतना ज्यादा ट्रैफिक होता है मोबाइल के ऊपर कि वो पता चला मोबाइल काम ही नहीं कर रहे। तो फॉर दैट जो कम्युनिकेशन फेलियर वाली बात एक आई थी कि अगर कम्युनिकेशन फेलियर होता है तो फिर क्या किया जाएगा, तो हम लोगों ने वायरलेस सेट प्रोवाइड किए थे एंड दैट दोज वायरलेस सेट वर इन एवरी सर्किल। हर सर्किल में थे सारे जो टॉप ऑफिसर्स थे डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी में, और उसमें उन लोगों के पास में थे, हमारे डॉक्टर्स के पास में भी थे और एम्बुलेंसेज पे थे। तो जो मेडिकल डिपार्टमेंट को वायरलेस हम लोगों ने लिए थे उनकी फ्रिक्वेंसी अलग सेट की गई थी, तो वो फ्रिक्वेंसी जो है वो पुलिस से या जो दूसरे डिपार्टमेंट्स थे उनकी फ्रिक्वेंसी से को इंटरप्ट नहीं करती थी। तो वी वर हैविंग आवर ओन वायरलेस सिस्टम और उसके ऊपर ही हम लोग बात करते थे और उसको प्लान किया था, पूरा बाकायदे ड्रिल किया था कि किस तरीके से उसमें हम लोग बात करेंगे, कैसे मैसेज पास ऑन करेंगे। एवरीथिंग वाज practiced, videographed, recorded and documented. So this is all about my experiences in the Kumbh Mela, or I would like to thank you all for listening me. ये हमारी टीम है, हमारे प्राइम मिनिस्टर, कुंभ मेले में जो मेडिकल के हायरार्की में सबसे नीचे के लेवल पे जो लोग थे उनके पैर धोते हुए ही ओवरवेल्म्ड विद द क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन इन द कुंभ मेला। और ये बड़ा रोमांचित कर देने वाला अनुभव था मेरा। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि हमारे देश का सबसे टॉप लीडर वो मेरी हायरार्की के सबसे निचले पायदान पर खड़े हुए आदमी के पैर धोएगा। So thank you all. If there is any question, you are welcome.